हेलो हेलो आप सुन पा रहे हैं मुझे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कल वाली क्लास के बारे में बता, हमने कोई चीज पूछनी है? कल के लेक्चर के बारे में पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है उसके रिलेटेड? चलिए ठीक है, फिर आज हमारा जो टॉपिक होगा इट विल बी लेविस थ्योरम। ठीक है, लेविस थ्योरम क्या है ये मैं थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके रिलेटेड जो भी हमें वो मैथमेटिकल मशीनरी चाहिए ना, वो हम यहाँ पहले उन्हें आप वो चीजें हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब जो एमिनेशन है ना, जिसकी मदद से फिर हम लेविस थ्योरम को टारगेट कर सकते हैं, पहले वो चीजें हम कलेक्ट करेंगे। ठीक, इसके लिए मुझे कुछ रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली 3 रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी मुझे टू प्रूव लेविस थ्योरम। और फॉर्चुनेटली ये 3 में से एक हमने ऑलरेडी पहले करके रखा है। मैं वो यहाँ तीनों पहले स्टेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे इस थ्योरम की जरूरत चाहिए। दीज आर प्रिलिमिनरीज फॉर लेविस थ्योरम। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है लेविस थ्योरम। इसकी ना बेसिकली ये इसकी काफी एप्लीकेशंस आप देखेंगे आगे जाके। बहुत सारे रिजल्ट्स में आप लेविस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, मतलब बहुत सारे रिजल्ट्स प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल रेडन-निकोटियन थ्योरम, वहाँ लेविस थ्योरम का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो इसे आप बड़े ना गौर से देखेंगे इस चीज को। पहले ये प्रिलिमिनरीज मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक थ्योरम चाहिए जो हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखी है। मैं फिर भी ये स्टेट कर रहा हूँ यहाँ पर। लेट XS mu be a major space, और चूंकि ये हमने ऑलरेडी करके रखा है रिजल्ट, तो यू शुड बी एबल टू टेल मी द कंक्लूजन। मैं आपसे पूछूंगा क्या है इसकी कंक्लूजन। लेट दिस बी अ मेजर स्पेस full stop if phi n running from 1 to infinity and psi n running from 1 to infinity be two sequences of step functions अब एक काम करिए, इफ यहाँ काटिए, यहाँ आप ऐसे लिखिए suppose this and this be two sequences of step functions full stop। फिर ऐसे लिखिए if from x into r infinity, that means extended real line। Basically this is what this is, r union minus infinity comma infinity। So this f is going to be an extended real valued function, is a function and और मान लीजिए ये हो रहा है pns they increase। basically यहाँ ऐसा होगा pns as well as psi-ns। pns if f from x to r infinity b of is a function
इसमें मुझे ग्रामेटिकली कुछ एरर लग रहा है. F this from this to this ऐसे लिखेंगे. F from x into this be a function such that. हाँ अब ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही सेंटेंस में ना 2 बार एंड आ रहा था और ये पढ़ने में अच्छा नहीं लगता. फिर be a function and यहाँ सॉरी यहाँ such that these fiends and science they both increase to f as n goes to infinity. मैंने आपसे पहले भी कहा है कि this symbol actually means these fiends they increase and in the limit they are f, मतलब their limit is f, their pointwise limit is f. ठीक, so this is actually a compact symbol. ये जो है ना, this is a compact symbol for this. इसका मतलब ये होता है phi n is less than or equal to phi n plus 1 for all n's. ठीक, and limit n goes to infinity phi n x is fx. That means these phi n's increase and pointwise converge to f. और ये हम मानेंगे ये दोनों चीजें हो रही है AE almost everywhere. अब आप मुझे बताने चाहिए कि क्या होना चाहिए. देन बताइए क्या है इसकी, क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्योंकि ये चीज हमने पहले भी देखी. देन जिस दिन हमने ना वो अपर फंक्शंस और इंटीग्रल ऑफ अपर फंक्शन डिफाइन किया था, उस दिन हमने सबसे पहले इसी रिजल्ट को देखा था. देन कोई है जो मुझे बता सकता है आप में से? द लिमिट. n tends to infinity. हाँ Integral phi n d mu is equal to limit n tends to infinity integral psi n t. हाँ एग्जैक्टली. इंटीग्रल phi n d mu, this will be limit n goes to infinity integral psi n. The limits will be same, the limits of the integrals will be same. क्योंकि limits will exist finitely, infinitely they will exist. Why? Because phi n's and as well as psi n's they are increasing. So by monotonicity of integrals, integral psi n's as well as integral phi n's they will also increase. So these limits exist finitely or infinitely, they exist. Existence is not an issue क्योंकि हम यहाँ in a way ऐसा समझिए we are in the extended system of real numbers. ठीक, वहां ये लिमिट्स एग्जिस्ट करती है एंड थ्योरम सेज दे विल बी इक्वल. मतलब अगर ये इनफिनिट है ये भी इनफिनिट होगी, और अगर ये फाइनाइट है ये भी फाइनाइट होगी एंड द वैल्यू विल बी सेम. ठीक, ये हमने ऑलरेडी करके रखा है, इसे हम इस्तेमाल करेंगे व्हाइल प्रूविंग लेविस थ्योरम. और कुछ और रिजल्ट्स अब मैं यहाँ स्टेट करने जा रहा हूँ, उनको हमें पहले प्रूव करना होगा. तो ये एक और रिजल्ट आप लिखिए, इसको भी आप रिकॉर्ड करेंगे एज अ थ्योरम. एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे दिस इज एक्चुअली, अगर देखा जाए इन अ वे, दिस इज लेविस थ्योरम फॉर स्टफ फंक्शंस. ये जो मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ ना, दिस विल बी इन अ वे लेविस थ्योरम फॉर स्टफ फंक्शंस. पहले इसका स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ. लेट x s mu be a major space and phi n running from 1 to infinity be a sequence of stuff functions. So these phi n's they are what? They are stuff functions. Full stop. Now if A be a subset of X, be such that A container and X be such that these phi n's, these stuff function phi n's, they increase over n to chi sub A. That means they increase to the characteristic function of A. अगर ऐसा हो रहा है almost everywhere, that means what? इसका मतलब ये when I write this, it means this: phi n is less than or equal to phi n plus 1 for all n's greater or equal to 1, and limit n goes to infinity
phi n x will be chi sub a at x, और ये दोनों चीजें होंगी a, that means for mu almost all x is in capital X. ठीक, तो ये हो रहा है. These phi n's increase and they converge pointwise to chi sub a. Now if that be the case, then theorem guarantees that, then the पहली चीज जिसकी गारंटी आपको ये थ्योरम देगी वो ये है, A is mu star measurable this will be mu star measurable and जो उसका measure होगा, जो उसका outer measure होगा, that means mu star A. Theorem says that it will be equal limit n goes to infinity integral phi n dv. देखिए यहाँ क्या हो रहा है, these phi n's they are increasing, right? So that means integral phi n d mu by monotonicity of integrals, this will be a non-decreasing sequence of real numbers, तो इसकी लिमिट होगी. So that means this exists, this limit n goes to infinity integral phi n d mu, it exists finitely or infinitely, the limit exists, मतलब it cannot oscillate. When I say limit exists, I mean to say that it cannot oscillate. ठीक, so limit exists and the theorem says the limit will be actually mu star a. तो यहाँ दो चीजें हैं, एक तो a आपका मेजरेबल होगा एंड ठीक है. Now first we'll prove this. इसको आप देखिए, हमारी assumptions क्या है यहाँ पर, we have a sequence of step functions, a subset, and this thing, phi n's, they are increasing to the characteristic function of this set A. Let's prove this now. Proof. Since limit, आपको दिया गया है ना वही से, that phi n's they increase to chi sub A, that means ये भी होगा फिर limit n goes to infinity phi n x, this is equal to chi sub A at x for mu almost all x is in x, it follows chi sub A is a measurable function. बताइए क्यों? And when I say measurable function, I mean to say mu star measurable function. ये बताइए कैसे? Because pointwise limit of measurable functions, these phi n's, they are step functions. Step functions are measurable functions. So chi sub A is basically pointwise limit of measurable functions. And pointwise limit of measurable functions is measurable. So chi sub A is mu star measurable function. Full stop. Consequently, अब इसकी consequence क्या होगी सर मुझे बताइए? Consequently, A is mu star measurable. Is a mu star measurable set. है ना? We know that chi sub A is measurable if and only if A is measurable. तो अब अगर आप कह रहे हैं कि this is measurable, तो it means A must be measurable. इसकी जो support है वो basically measurable होनी चाहिए. So पहला तो ये तो हो गया, हमें यहाँ जो दिखाना था A is mu star measurable, it follows rather trivially, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको. ठीक है ना? आप देखिए इसके बाद अब ये लिखिए, for each n in the set of natural numbers, comma, observe that
each n in the set of natural numbers. Observe this. Observe if ऐसे लिखेंगे, if en be defined as, ये ध्यान से देखेंगे आप, if en be defined as those x's in x, ठीक है, such that phi n x is positive. समझ रहे हैं आप en में कौन से पॉइंट्स लेने हैं आपने? वो पॉइंट्स where phi n x is positive. Now what you know about phi n, we know that these are step functions, so it must vanish outside a set of finite outer measure. That means there must be a set. Let's suppose the set is Bn, and phi n outside Bn will be 0. मतलब यहाँ outside Bn this Bn will be 0, और ये Bn का क्या होगा, mu star Bn इसका finite outer measure होगा, so means it must be finite. ठीक, अब यहाँ आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि En is a set of those points where Pn is positive. तो ये जो En points हैं ये कहाँ आएंगे, ये Bn के अंदर आएंगे या Bn के बाहर आएंगे? Bn के बाहर नहीं आ सकते, बिकॉज Bn के बाहर phi n is 0, तो पॉजिटिव होने का तो फिर सवाल ही नहीं है. सो दीज En points are basically in Bn, so that means En is a subset of Bn. इस तरह की सिचुएशन होगी. Now Bn has finite outer measure, and by monotonicity of outer measure En का भी outer measure finite होगा, और ये measurable भी होगा. Measurable क्यों होगा? Because phi n's are step functions, and this is basically what this is actually, अगर देखा जाए, this is phi n inverse image function associated with phi n evaluated at which set? Positive means those points whose image lie in this. This is open and measurable function, they pull open sets back to measurable sets. So ENs are measurable and they have a finite outer measure. If En be defined by this, then ENs are mu star measurable and mu star of En, this must be a finite quantity. ठीक है ना. अब एक और चीज जो आप नोट करिए यहाँ, बट उसके लिए मुझे एक सिंप्लीफाइंग assumption यहाँ चाहिए. Without loss of generality, we may assume, ये मैंने मतलब बहुत बार आपको ये करके दिखाया है, तो अब मुझे वो डिटेल देने की जरूरत नहीं है. We may assume these phi n's they increase to chi sub a ऐसे लिखना सही नहीं होगा, एक ही लाइन में लिखेंगे इसको. We may assume this these phi n's they increase to chi sub a on x. मतलब वो जो a नेस आप ऊपर देख रहे थे ना, आई एम एक्चुअली कह रहा हूँ आपसे कि मैं आपसे बेसिकली कह रहा हूँ यू कैन गेट रिड ऑफ दिस, और ये मैंने आपको दिखाया कि हाउ यू कैन कन्वर्ट ए सिनेरियो इनटू एवरीडे सिनेरियो. ठीक है ना.
तो that is the reason I'll assume that these phi-n's they increase to chi sub a everywhere, whereas theorem में हमने assume किया था they increase to chi sub a almost everywhere, but हम अब कह रहा हूँ आपसे कि we can assume that they increase to chi sub a everywhere. इसका reason वही है, because we can convert AE scenario into everywhere scenario. It actually amounts to deleting a set of measure 0 from x in a way ना, basically वही adjustment कर रहा है और उसे integrals पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, because integral over a set of measure 0 is 0. ठीक, or you can do this, आप ये कर सकते हैं. Now if under this simplifying assumption आप ये देखिए, then अगर आप en प्लस 1 को देखेंगे, it would contain en. क्या ये सही है? Because en points के लिए क्या होता है? If x is in en, it would mean what? It would mean phi n x will be positive. Now we know that phi n plus 1 is greater or equal to phi n, चूंकि आप ये मान रहे हैं कि हो रहा है और all of x, मतलब ये पूरे x पर हो रहा है, so in particular ये इस little x पर भी होगा, so that means ये मिलेगा आपको phi n plus 1 at x will be greater or equal to phi n at x. Now phi n at x is positive, so this is positive. That means phi n plus 1 at x is also positive. So that means x belongs to en plus 1. So that means x chosen in en also comes in en plus 1. That means en is a subset of en plus 1. वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक. And this continues this, and अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप ये मुझे बतानी चाहिए कि ये क्या होगा. एंड यूनियन n runs from 1 to infinity e sub n. कोई मुझे बता सकता है आप में से क्या है ये? E1 E E1 कैसे आएगा? आप सोचिए आप क्या कह रहे हो. यहाँ जो पिक्चर है वो ऐसी है, they are increasing. En is contained in en plus 1, so E1 will be contained in E2. E2 will be contained in E3. अब ये सारे सेट्स का आपका यूनियन लेना है, तो E1 तो नहीं हो सकता, वो तो क्लियर है. कि कोई और अभी है कुछ कह रहा था. E होगा. क्या होगा? E. It will be E. मुझे बता सकते हैं आप में से कोई कैसे? क्योंकि हमें वो वाली फंक्शन है ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी phi n x. हाँ, मतलब बेसिकली वी आर यूजिंग, इसका रीजन ये है बिकॉज लिमिट n goes to infinity phi n x is chi sub a at x. ये समझ रहे कैसे आप? इसका रीजन मतलब तो दैट डिफिकल्ट, क्या ये उतना ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं. आप क्या करिएगा, you'll take x not in a. Now x not in a, it means what? It means chi sub a at x will be 0. But what is chi sub a at x? It is the limit. So that would mean limit n goes to infinity phi sub n x must be 0. ठीक है ना? तो ये लिमिट 0 होनी चाहिए. अब ये आपने ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो phi n's है they increase, मतलब phi 1x is less than or equal to phi 2x.
phi 2x is less than or equal to phi 3x एंड सो ऑन। और आप कह रहे हैं कि इनकी लिमिट क्या है, इनकी लिमिट 0 है। अगर ये ऐसा है, इफ दे इंक्रीज एंड द लिमिट इज 0, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इनके बारे में ये होगा कि या तो ये नेगेटिव होंगे, क्योंकि दे आर इंक्रीजिंग टू 0, so that means they are going to 0 from which side? From the left side. So that means these quantities या तो ये नेगेटिव होंगी या 0 होंगी, एंड इन ईदर केस ये ENs में नहीं आ सकती, क्योंकि EN में आने के लिए देखिए, अगर ये जैसे आप लेंगे phi1x, अगर ये नेगेटिव होगा तो x E1 में नहीं आ सकता। इसी तरह से अगर ये नेगेटिव है तो x E2 में नहीं आ सकता। इसी तरह से लेट्स सपोज नेगेटिव की जगह लेट्स सपोज दिस इज 0, अगेन ये E3 में नहीं आ सकता। तो मीन्स ये फिर ENs में नहीं आ सकता ये x, तो मीन्स ये फिर यूनियन में नहीं आएगा। सो नॉट इन A मीन्स नॉट इन द यूनियन, सो इफ इट इज इन यूनियन इट मस्ट बी इन A also. That means union of ENs is contained in A. इसी तरह से फिर आप दिखा सकते हैं A is also contained in the union, so therefore they are actually equal. ठीक, तो ये भी हो गया। Thus, by the outer limiting theorem, बताइए क्या होगा? यहाँ outer limiting theorem applicable है, because these ENs increase, मुझे हाँ मैंने वो लिखा है ऊपर, they are measurable also, they increase and their union is A. So by outer limiting theorem क्या होगा? Mu star of their union, that means mu star of A. It will be what? It will be limit n goes to infinity mu star En. ठीक है ना? दिस इज आउटर लिमिटिंग थ्योरम। इसको आप कोई लेबल दीजिएगा स्टार। इसके बाद नेक्स्ट, if for each n in the set of natural numbers we define gamma sub n, if we define gamma sub n as the characteristic function of p sub n, then दूसरे लाइन में नीचे, then चूंकि आपके e sub n's इंक्रीज हो रहा है, तो जो ये gamma sub n's है they must also increase, ये होगा, and this will be true for all n's in the set of natural numbers. ये देख रहे हैं आप कैसे? देखिए, we know that En is contained in En plus 1. So now what is gamma sub n? Gamma sub n is the characteristic function of En, whereas gamma sub n plus 1 is the characteristic function of En plus 1. ठीक? So obviously this will dominate gamma sub n plus 1, it will dominate gamma sub n. है या नहीं? यहाँ तो दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ अगर आप पॉइंट लेंगे, यहाँ पर gamma sub n 0 है, whereas gamma sub n plus 1 1 है. So gamma sub n plus 1 dominates gamma sub n. और इन सेट्स के बाहर तो 0 है दोनों, बट एटलीस्ट यहाँ तो डोमिनेशन हो रही है ना, तो दैट इज द रीजन गामा सब n plus 1 डोमिनेट्स गामा सब n. तो ये होगा, सो दीज गामा सब n's आर इंक्रीजिंग. बी, एक और चीज जो मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट लिमिट n गोज टू इंफिनिटी गामा सब n एट x? मैं आपसे कह रहा हूँ दिस इज सेम एज chi a at x.
आपने इसके लिए इस चीज़ का ये इस्तेमाल करना, ये देखने के लिए आपने ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करना। एक तो ये ई एन इज कंटेनर इन एन प्लस वन, और दूसरी यूनियन एंड रन्स फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ई एन इज ए। ठीक, और gamma sub n is the characteristic function of e sub n. So that means if x is not in a, ध्यान से देखिएगा, x is not in a, then x will not be in the union. So it won't be in the union. Not in the union means not in any of these sets. So that means each gamma sub n at that x will be 0, because gamma sub n is the characteristic function e sub n. So if x is not in a, then each gamma sub n at that point, at that x must be 0. So that means this limit must be 0, और यहाँ से तो 0 होगा ही. So this is equal to this for x not in a. So if x is not in a, this is true. So we are okay for this. ये हमारे लिए problem नहीं है. So what about x in a? If x is in a, what will be this? This will be 1, है ना? And what about this side? आपको पता है यहाँ ना एक ब्यूटीफुल चीज हो रही है. गामा सब n इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई सब n. तो गामा सब n वैल्यूज आर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन वैल्यूज. कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में दो ही वैल्यूज होते हैं, 0 एंड 1. सो बेसिकली ये जो लिमिट आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये दिस इज एक्चुअली मतलब अगर आप इसे देखेंगे ना, गामा सब n x एज n वैल्यूज, दिस विल बी एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस. ठीक, और अगर x a में है, चूंकि a इज द यूनियन, सो इट वुड मीन x बिलोंग्स टू सम e n, और हमें पता है कि e n इज कंटेन्ड इन e n प्लस वन, सो इट वुड मीन दैट x बिलोंग्स टू e k for all k is greater or equal to n. So that means gamma sub k at x, अगर ऐसा है, if x belongs to e k for all k is greater or equal to n, it would then mean what? It would mean gamma sub k at x, it would be what? It would be 1, and this will be true for all k's greater or equal to n. मतलब एक स्टेज के बाद इस सीक्वेंस की हर एक टर्म 1 होगी. So what will be the limit? The limit will be 1. So this and this, they are equal. ठीक है, so they are equal. तो आप क्या देख रहे हैं? आप अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या हो रहा है यहाँ, मुझे ये लिखना चाहिए था पहले ही, लेकिन चलिए मैं आप उसको यहाँ लिख रहा हूँ. These gamma sub n's are step functions. अब ये कैसे step functions है, उसका सिंपल रीजन ही है, because e n's जो है they have finite outer measure. वो हमने ऊपर लिख के रखा है, कहाँ गया ये, इनका finite outer measure है. So that means these gamma sub n's are step functions. तो क्या सिनेरियो है अब? So we have another sequence of step functions, है या नहीं? Another sequence of step functions which increase to chi sub a. Already we had a sequence of step functions phi sub n. Phi sub n's भी क्या कर रहे थे? Phi sub n's were also increasing to chi sub a. तो अब क्या यहाँ इस्तेमाल आप करेंगे? You will use this result जो हमने पहले ही लिखा था as preliminary 1. हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे. ये रिजल्ट हमें कहेगा कि the limits of the integrals will be same. Hence by the above theorem क्या होगा बताइए? Limit n goes to infinity, integral phi n d mu, it would be same as limit n goes to infinity, integral gamma n d mu. ये लिमिट को हम ऐसे ही रखेंगे. मुझे आप बताइए what is integral gamma n d mu? Gamma n ये है, it's a stub function, we can integrate a stub function, and what will be the integral? मुझे बताइए. It would be what?
mu star. It will be 1 times mu star En. So it is mu star En. और बाहर से लिमिट है, और ये लिमिट हमने ऑलरेडी देखी है स्टार में. यहाँ देखिए स्टार में हमें पता है कि द लिमिट ऑफ म्यू स्टार En इज म्यू स्टार ए. दिस इज म्यू स्टार. ठीक है ना. तो यही आपको दिखाना था दैट म्यू स्टार ए इज दिस. बाय द वे ये ना ये इसमें एक और चीज है जो आप शायद नोटिस नहीं कर रहे होंगे. वी डिफाइंड इट इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ मेजर, राइट. अगर आपके पास मेजर है तो आप इंटीग्रल डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ आप अब रिकवर कर रहे हैं, यू आर रिकवरिंग मेजर फ्रॉम इंटीग्रल. ये भी, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं इस रिजल्ट को. अगर देखा जाए व्हाट इज दिस ए, कोई भी सबसेट हो सकता है ये. तो दिस थ्योरम टेल्स यू कैन कंप्यूट मेजर यूजिंग इंटीग्रल्स. ये भी इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट चीज है. आप खुद भी समझ सकते हैं ना ये कितनी ब्यूटीफुल थ्योरम है ये. और जैसा कि मैंने आपसे कहा, दिस इज एक्चुअली लेविस थ्योरम फॉर स्टफ फंक्शंस. अगर लेविस थ्योरम को अप्लाई किया जाए ना फॉर स्टफ फंक्शंस, वो यही आएगा. वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कैसे. फिलहाल के लिए ये हो गया, दिस इज डन. अब मुझे तीसरी चीज जिसकी मुझे जरूरत है वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ थ्योरम. और अगर लेविस थ्योरम आपके एग्जाम में आई तो ये 3 रिजल्ट्स आपको एज लेमा स्टेट करने हैं. प्रूफ आप लिखे या ना लिखे वो उस पर तो थोड़ी सी रियायत आपको मिल सकती है, लेकिन ये आपने स्टेट जरूरी करना है क्योंकि दीज आर एसेंशियल फॉर प्रूविंग एटलीस्ट कम से कम दूसरा और तीसरा रिजल्ट. अगर आप पहले को स्किप भी करेंगे ऐसे इसका अब उतना कोई रोल नहीं होगा. हम बेसिकली ये थ्योरम और जो इसके बाद में आप थ्योरम लिखने जा रहा हूँ इन्हें हम मेनली वहां इस्तेमाल करेंगे बाय प्रूविंग लेविस थ्योरम. अब ये एक और रिजल्ट है, इसे आप स्टेट रिकॉर्ड करिए. लेट x is mu be a major space and fn n running from 1 to infinity be a sequence of upper functions. अब जैसा मैंने अभी कहा ना, वो जो प्रीवियस थ्योरम थी अभी जो हम कर रहे थे जिसका प्रूफ अभी हमने कंप्लीट किया, दैट वाज लेविस थ्योरम फॉर स्टफ फंक्शंस. इन द सेम वे दिस इज एक्चुअली, अगर देखा जाए ये जो रिजल्ट अभी मैं जो आप स्टेट कर रहा हूँ, दिस इज लेविस थ्योरम फॉर अपर फंक्शंस. Previous result was Levi's theorem for step functions, whereas this will be Levi's theorem for upper functions. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ना आपने ग्रेजुअली इंटीग्रल को डेवलप किया था ना, फ्रॉम स्टेप फंक्शंस टू अपर फंक्शंस देन टू लिबिक इंटीग्रेबल फंक्शंस. ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है. First we proved a variant of Levi's theorem for step functions. Now we'll be actually proving Levi's theorem for upper functions, and then we'll consider the general case. This is a major space and fn running from 1 to infinity. It's what? It's a seq. और इसकी एक और इंटरप्रिटेशन भी है इस थ्योरम की, वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में. This be a sequence of upper functions such that, so these fn's are upper functions, right? Such that एक मिनट, खत्म हो रहा है. Such that fn's they increase or n to some function f. और ये हो रहा है almost every. Again it means fn's are increasing and pointwise converging to f, where f from
x into r is a function, ये कोई function है, a real valued function defined on x, full stop. Now if अगर ऐसा हो रहा है, if limit n goes to infinity, limit n goes to infinity, integral fn d mu, if this is finite, then the theorem guarantees that then the function f is also an upper function, is also an upper function, and उसका इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल f, चूंकि अपर फंक्शंस आर इंटीग्रेबल तो यू कैन इंटीग्रेट f. थियरम आपको वो भी बताती है कि व्हाट इज द इंटीग्रल. इंटीग्रल विल बी लिमिट n goes to infinity, इंटीग्रल fn du, मतलब ये जो लिमिट जिसकी आप यहाँ बात कर रहे हैं ना कि फाइनाइट है, वही असल में इसका इंटीग्रल होगा इस f का. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चूंकि आप कह रहे हैं fn आर इंक्रीजिंग टू f, so f then becomes limit of fn, so इस इंटीग्रल को ऐसे भी लिखा जा सकता है. दिस इज इंटीग्रल लिमिट n goes to infinity fn du. So in a way मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि that you can take this limit outside the integral. Integral of limit will be limit of integrals. ठीक. बाय द वे इस तरह की चीज आप ऊपर भी कर सकते थे ये वाली थियरम में. अगर आप यहाँ ये अगर आप नीचे वाली थियरम को देखेंगे ना, यहाँ एक एडिशनल कंडीशन भी है, लिमिट ऑफ इंटीग्रल्स इज फाइनाइट. अगर ये वाली कंडीशन आप ऊपर थियरम में इसमें अगर आप मतलब इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अजम्पशंस, अगर आप एक और assumption इस पर इम्पोज करेंगे यहाँ पर, अगर आप ये भी इम्पोज करेंगे, इफ इन एडिशन यू अज्यूम दिस, इफ यू अज्यूम लिमिट n goes to infinity integral phi n d mu is finite, अगर आप ये भी assume कर रहे हैं in addition to the already available assumptions, अगर आप ये भी assume कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा then, चूंकि eventually आप देख रहे हैं limit is mu star a, so that means mu star a is also finite, है या नहीं. ठीक. अगर ये finite है and therefore चूंकि ये measurable already हमने establish किया है कि that it is measurable, a is measurable, so it's then what, it's measurable and has finite outer measure, so therefore chi sub a जो है, this is a step function, है या नहीं. So it would be a step function then. So you can integrate this because we can integrate step functions, so you can integrate chi sub a d mu. ना मतलब you can do this integral chi sub a d mu. ठीक. और ये किसके बराबर होगा अगर आप डेफिनेशन को यूज करेंगे ऑफ इंटीग्रल फॉर स्टेप फंक्शंस, दिस विल बी mu star a. And what is mu star a? Mu star a is the limit, so this is limit n goes to infinity integral phi n d mu. तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि that this limit is this. अब ये इसको आप कुछ और भी कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि that phi n's are increasing to chi sub a, so ये इसको आप ऐसे भी फिर लिख सकते हैं, this is same as limit, sorry, इसको ऐसे भी फिर आप लिख सकते हैं इंटीग्रल लिमिट n goes to infinity phi sub n, because limit phi sub n is chi sub a, so integral limit phi sub n will be integral chi sub a, and integral chi sub a will be mu star a if this thing is finite. That means if mu star a is finite, because essentially ये और ये same है. So आप फिर से वही यही चीज देख रहे हैं, integral of limit is limit of integrals. But ये आप कब कह सकते हैं, जब आप ये additional assumption लेते हैं कि this limit is finite. Without this additional assumption, you have a more general result. It says that a will be measurable and mu star a will be this.
Let's try to prove this. हमें फिलहाल ये इसमें हमें दिखाना है कि f is an upper function and this thing also holds. Let's see the proof of this. मेरे ख्याल से लेविस थ्योरम नहीं कर पाएंगे, बस ये थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। लेविस थ्योरम फिर कल देखेंगे हम, टाइम हो रहा है इसका क्लास का। प्रूफ for each m in the set of natural numbers select a sequence this phi sub m comma n where n runs from 1 to infinity. M will be fixed. For each m in the set of natural numbers, select a sequence. This kinky sequence of step functions. Such that a these step functions phi m comma n they must increase over n the f sub m. Second, ये भी होना चाहिए, limit n goes to infinity integral phi sub m comma n d mu, it must be finite. मुझे आप अब बताइए, कैन यू सिलेक्ट सच अ सीक्वेंस? मैं आपसे कह रहा हूँ फॉर ईच m इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिलेक्ट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप फंक्शंस। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, कैन यू सिलेक्ट सच अ कैन यू ऑलवेज सिलेक्ट सच अ सीक्वेंस? और अगर आप कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, मुझे बताइए। क्योंकि fms are upper functions हमें। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर गिवन दैट fms आर अपर फंक्शन, सो इस तरह की सीक्वेंस सिलेक्ट करने में कोई मुश्किल नहीं है, तो ये हम कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल बिकॉज fms are upper functions. This whole thing is possible because the functions fms are upper functions. तो हर एक fm की एक जनरेटिंग सीक्वेंस होगी, और मैं असल में यहाँ वही ले रहा हूँ। ठीक है, अब ना इसको जो इसके बाद हमें करना है उसके लिए आपने थोड़ा सा इनको ना देखना होगा। तो अब आप कह रहे हैं कि दैट दिस इज गोइंग टू बी इन अ वे, जो हम यहाँ लिख रहे हैं इसकी असल में इम्प्लीकेशन ये है कि दैट दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ये जो सीक्वेंस है दिस इज गोइंग टू बी जनरेटिंग सीक्वेंस फॉर अपर फंक्शन fm. Now if I ask you what will be, अगर ऐसा है, if for each m we select sequence like this, so what will be the sequence for f1? f1 के लिए जो सीक्वेंस होगी उसको देखने के लिए क्या करना है, आपने बस m की जगह 1 लेना है। इसी तरह से अगर आपने देखनी है व्हाट इज द सीक्वेंस फॉर f2, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक 2 इन स्टीड ऑफ दिस m। तो ये कुछ सीक्वेंसेस हम लिखेंगे। The sequence corresponding to f1 will be phi sub 1, 1, उसकी टर्म्स में लिख रहा हूँ, phi sub नेक्स्ट टर्म क्या होगी 1, 2, है ना, m, n है ना वहां पर, m is 1 और n आपने वैरी करना है। Then the next term will be phi sub 1, 3, then phi sub 1, 4, उसके बाद ये काफी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जो मैं इसके बाद करने जा रहा हूँ उसके लिए, वो समझने के लिए। अदरवाइज अगर मैं ये नहीं करूंगा और वो डायरेक्टली वो चीज देखूंगा, आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है। नेक्स्ट टर्म विल बी 1, 5 एंड देन सो ऑन। अब इन टर्म्स में क्या हो रहा है, वी नो दैट दे आर इंक्रीजिंग, और ये इवेंचुअली कहाँ जाएंगी, दे विल इंक्रीज टू व्हाट,
they will increase to f. ठीक, इसके बाद the sequence corresponding to f2 will be phi sub 2, 1, phi sub 2, 2, phi sub 2, 3, then phi sub 2, 4, then phi sub 2, 5, right? और इनमें भी है, they will increase and they'll increase to what? f2. इसके बाद the sequence corresponding to f3 will be phi sub 3, 1, phi sub 3, 2, phi sub 3, 3, phi sub 3, 4, phi sub 3, 5, and so on. इनमें भी यही है, they are increasing and they converge to f3. एक और हम लिखेंगे और बस उसके बाद. Next, the sequence corresponding to f4 will be phi sub 4, 1, phi sub 4, 2, phi sub 4, 3, phi sub 4, 4, and phi sub 4, 5, and so on. और ये इनमें ये है कि they increase and they eventually converge to f sub 4 and then so on. इसी तरह से बाकी sequences छोटा करते हैं. ठीक है, and so on. इसी तरह से आपने फिर करना है. अब ये जो f ends है, इनमें भी हमने पता है कि एक चीज हो रही है. आप देखिए वो हमारी assumption में ये लिखा होगा. These f ends they also increase. ठीक, तो मतलब ये रिलेशन है इनमें. f1 जो है ना, it will be greater or equal to f2, f2 will be greater or equal to f3, इस तरह से f3 will be greater or equal to f4 and so on. ठीक, तो ये भी आपने ध्यान में रखना. अब हम क्या करेंगे, आप देखिएगा. आप सब डिफाइन ऐसे करेंगे हम. ऐसे लिखिए. ऐसे if for each n in the set of natural numbers, we define अगर हम ऐसा करें, for each n in the set of natural numbers we define gamma sub n as, ये कैसे क्या करेंगे हम. It will be the join, इसको नीचे थोड़ा सा लिख रहा हूँ. Gamma sub n will be defined as the join of phi sub m comma n as m runs from 1 to n. अब ये जो कर रहे हैं ना आप, ये आपने करना है for each n. So what will be gamma sub 1? जरा मुझे बताइए. gamma sub 1 के लिए आपने n यहाँ 1 लेना है और क्या मिलेगा यहाँ से आपको. m will run from 1 to 1 means एक ही फंक्शन आएगा इसमें. So it will be what? It will be phi sub 1, 1. So जो gamma sub 1 है, it is phi sub 1, 1 means this is your gamma sub 1. अब आप देखिए what's gamma sub 2. What is gamma sub 2? बताइए मुझे. अब आपने n को 2 लेना है और m को वैरी करना है from 1 to 2.
and then you need to take the join. Join is the maximum. ठीक है ना? अब बताइए मुझे क्या आएगा ये? This will be phi sub पहले when m is 1 तो उस केस में 1, 2, then join phi sub, उसके बाद m will be 2, so it will be phi sub 2, 2. This will be your gamma 2. ठीक, जरा यहाँ देखिए ये क्या आएगा, किन दो का ज्वाइन आप ले रहे हैं, phi sub 1, 2 एंड phi sub 2, 2, मतलब ये दो जो है ना, ये दो स्टेप फंक्शन जो है, इनका जो ज्वाइन है दैट इज gamma 2. व्हाट अबाउट gamma 3? मेरे ख्याल से आपने पैटर्न यहाँ ना आइडेंटिफाई किया होगा, आपने पिक किया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ बेसिकली. व्हाट इज gamma 3? It will be what? It will be phi sub 1, 3 join phi sub 2, 3 join phi sub 3, 3. ठीक, अगर आप वहां देखेंगे इसको इस ग्रिड में कहां पर है ये, आप क्या करें, 1, 3 मीन्स दिस, 2, 3 मीन्स दिस, 3, 3 मीन्स दिस, मतलब ये तीन का आपने ज्वाइन लेना है. ये जो तीन है इनका जो ज्वाइन होगा दैट इज योर gamma 3 एंड सो ऑन. ठीक है, if you define gamma n's like this, then जो पहली चीज होगी वो ये है, gamma n's are they must be step functions. इसका रीजन ये है कि बिकॉज join of finite number of step functions is a step function, so they are step functions. दूसरी चीज जो होगी हाँ वो ये है, gamma n will be less than or equal to gamma n plus 1 and this will be true for every n in the set of natural numbers almost everywhere. ये बताइए कैसे? ये इसका एक प्लेन रीजन है. लेट्स सपोज अगर आप gamma 3 लेते हैं, व्हाट्स gamma 3? Gamma 3 is the join of phi 1, 3, phi 2, 3 and phi 3, 3. Join means maximum, so therefore it is greater or equal phi 1, 3 join phi 2, 3. सही है ना? मैं एक फंक्शन ड्रॉप कर रहा हूँ फ्रॉम द मैक्सिमम, ऐसा करने से इट मस्ट रिड्यूस, सो दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू दिस. अब ना मुझे ये भी पता है phi 1, 3 जो है इट्स ग्रेटर और इक्वल टू phi 1, 2 और phi 2, 3 जो है इट्स ग्रेटर और इक्वल टू phi 2, 3. So therefore this is greater or equal phi 1, 2 join phi 2, 2. And what is this? This is nothing but gamma 2. So gamma 3 is greater or equal to gamma 2. इसी तरह से gamma 4 will be greater or equal to gamma 3 and so on. So in general बिल्कुल इसी रीजनिंग के बिना पर आप दिखा सकते हैं कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस. ठीक, सो दे आर इंक्रीजिंग. और मैं एक और चीज भी, थर्ड लिमिट n goes to infinity gamma nx. अगर आपने आप में से किसी ने ये बताया ना ये किसके बराबर है, ये बहुत बड़ी बात होगी. कोई ट्राई करना चाहेगा इसे कि क्या होगा ये? ये f है. दिस इज एक्चुअली इट विल बी f a e. इसका रीजन ये है, देखिए आप ज्वाइन ले रहे हैं लेकिन ज्वाइन लेने में जब आप ये लिमिट लेते हैं मींस यू आर गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू these fi's. So that means the join of these, ये जो जिनको ज्वाइन करके आप ये gamma n's compute कर रहे हैं ना, those step functions will be close to fi's. So their join will be close to the join of fi's. But fi's are increasing, so join of fi's will be fn. So in the limit they are basically same because limit of fn is f.
इनफैक्ट आप इसको रिग्रेसली भी दिखा सकते हैं, बट उससे क्या होगा, ये प्रूफ काफी बढ़ जाएगा, फिर ना काफी लंबा हो जाएगा। हम इसको ऐसे ही रखेंगे, बट इट कैन बी डन ना, क्योंकि आप उसको प्रॉपर एप्सिलॉन आर्ग्यूमेंट से कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ अगर आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा जहन पर जोर डालेंगे, this limit has to be f, because these fi's are increasing and the limit they are increasing to f. ठीक है, तो we have been able to create what, because अब ये हो रहा है for each n, so that means we are getting a sequence of step functions. The step functions are increasing and in the limit they are converging to f pointwise. ठीक है, एक और चीज, further for each n in the set of natural numbers, अगर आप gamma n को लेंगे, by definition it's what, it is the join, it is the join of these, it is this join m runs from 1 to n, p sub m comma m runs from 1 to n, p sub m comma n, है ना? And this is less than or equal, ये मैं आपसे पूछूंगा क्यों, join यहाँ कैसे बन रहा है, 1 3 3 3, so first is fixed, okay, second 2 is fixed, this will be first is fixed, will be less than or equal, join m runs from 1 to n, f sub m. ये भी मैं मेरे ख्याल से यही आपको करके बताऊंगा कैसे। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप गामा सब 2 को लेते हैं, गामा सब 2 जो है इट्स व्हाट, इट्स phi sub 1 2 join phi sub 2 2, राइट। now phi sub 1 2 जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू f1, इसी तरह से phi sub 2 2 जो है इट्स लेस देन और इक्वल टू f2, so that means this is less than or equal to join of f1 and f2। ठीक, इसी तरह से अगर आप गामा 3 को देखेंगे, उस केस में जो जॉइन है इट विल बी लेस देन और इक्वल टू जॉइन ऑफ f1 f2 एंड f3। सो इन जनरल हमें ये मिलेगा, इन जनरल हमें ये मिलेगा। एंड व्हाट इज दिस, क्योंकि आपको पता है कि these fm's they are increasing, so therefore this must be what, this must be fn, और ये होगा for each n in the set of natural numbers। ठीक, so consequently पहले हमें बेसिकली ये मिलेगा, इंटीग्रल गामा सब n d mu by monotonicity of integral, this will be less than or equal to integral f sub n d mu, right? Because gamma sub n it's a step function, f sub n is an upper function, step functions as well as upper functions they are integrable and integral is monotone, ठीक है ना? so ये मिलेगा आपको, और ये हो रहा है for each n, ठीक, और चूंकि यहाँ लिमिट्स एग्जिस्ट हो रही है, this limit and this limit they exist, so limit will preserve the inequalities, so I can say this limit n goes to infinity will be less than or equal limit n goes to infinity, this limits exist क्यों हो रही है, because जहाँ जो sequences of these integrals जो आपको ये बन रहे हैं ना, they cannot oscillate these sequences of integrals because these functions are all increasing, so therefore by monotonicity of integrals
the sequence of integrals will be a non-decreasing sequence of real numbers. So it cannot oscillate, means limit has to exist. Finitely, infinitely, limit must exist. But यहाँ ये भी है कि this limit must be finite. मुझे बता सकते हैं आप क्यों? क्योंकि ये है ना हमारी assumption ही. आप देखिए ऊपर, अब वही कह रहा है ना, limit is finite. So limits are finite. अगर ये finite है तो ये भी finite. ठीक है, तो हमें ये मिला कि this in the limit these gamma n's in the limit the integrals of these gamma n's, rather limit of integrals of these gamma n's is finite. अब इसका मतलब क्या है जरा मुझे बताइए. इन gamma n's के बारे में क्या देख रहे हैं, जानते हैं आप? पहले आप जानते हैं कि that they are what? They are step functions, they are increasing, their limit is f, और नीचे अब आप देख रहे हैं कि that the limit of their integrals is a finite quantity. अब इसका मतलब क्या है? Hence the sequence of these gamma n's is what then? Is a upper function की definition आप देखिए. एक upper function होने के लिए क्या होना चाहिए? There should be a sequence of step functions. The step functions should increase to the function, and then the limit, rather the limit of their integrals must be finite. ये सारी चीजें हो रही है ना. So therefore f is an upper function और gamma n इसकी एक generating sequence है. मैं वही लिखने जा रहा हूँ. Hence this is a generating sequence. Sequence for, मुझे basically ऐसे लिखना चाहिए था. Hence f is an upper function. F is an upper function. फिर ऐसे, and this is a generating sequence for f. ठीक, ये भी होगा. अब ये देखिए, also for each fixed n, अगर आप ये लेते हैं, अगर आप इसे देखते हैं, फी सब m, n, एक मिनट मुझे पहले ये देखने दीजिए. यहाँ आप m नहीं कुछ और लीजिए. आप हम ना ऐसा करेंगे, हम वो रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे, ऐसे करेंगे हम, सो दैट ना ये थोड़ा सा नेचुरल दिखे कि क्या हो रहा है बेसिकली. और इस फिक्सड n, अगर आप gamma n को देखेंगे, gamma n is what? It is the join
m runs from 1 to n phi sub m comma n. ठीक, और चूंकि ये join है, so therefore it must be greater or equal. Join means maximum, so it must be greater or equal to what? It must be greater or equal to phi sub I comma n. और ये कब होगा greater or equal to this? Whenever I belongs to the set 1 to n. That means what? That means whenever n is greater or equal to I. अब देखिए क्या ये सही है? तो कहने का मतलब ये है कि whenever n is greater or equal to I, this is greater or equal to this. ठीक, this gives integral phi I comma n d mu by monotonicity, because these are step functions, so you can use monotonicity of integral. By the way, this is I. ठीक, और ये क्या होगा? This will be what? This will be less than or equal to integral of gamma n d mu. ठीक, और ये होगा कि कब ट्रू होगा? This will be true whenever n is greater or equal to I. ठीक है ना? Therefore, अब चूंकि n पर कोई restriction नहीं है, n is greater or equal to I, so you can let this n go to infinity, or limits exist and they will preserve these inequalities. तो क्या मिलेगा हमको? Therefore, limit n goes to infinity, integral phi I comma n d mu. ठीक, this will be less than or equal to limit n goes to infinity, integral gamma n d mu. अब मुझे आप बताइए ये लिमिट और ये लिमिट किसके बराबर है? सबसे पहले इसका बताइए मुझे, ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल, ऊपर आप कह रहे हैं कि दैट gamma n is a generating sequence for f, तो ये लिमिट किसके बराबर होगी? यहीं पर है। अब अगर gamma n f की जनरेटिंग सीक्वेंस है and f is an upper function, by definition of integral of an upper function, आप देखिए इंटीग्रल f क्या होगा? It will be precisely this limit. So this is integral f d mu, right? And what about this limit? इसे आप देखिए phi I n as n goes to infinity, इसका क्या होता है? ये वो जो ग्रिड हमने ऊपर क्रिएट किया था ना, वहां से आपको ये दिखेगा। वहां I फिक्स्ड है और n वैरी हो रहा था। ठीक, मतलब फर्स्ट सबस्क्रिप्ट इज फिक्स्ड और दूसरा वैरी हो रहा था, इट गोस टू इंफिनिटी। तो आप यहाँ देखिए क्या होता है, जब पहले को आप फिक्स करते हैं और दूसरे को ले जाते हैं टुवर्ड्स इन्फिनिटी, जैसे अगर यहाँ अगर 1 पर फिक्स करेंगे पहले सब्सक्रिप्ट को और दूसरे को ले जाएंगे टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इन द एंड दे विल गो टू f1। इसी तरह से अगर आप पहले को फिक्स करेंगे 2, इन द एंड दे गो टू f2। और चूंकि दीज आर, हमने यहाँ ऊपर कहा है ना कि दैट बेसिकली आपने ये इस्तेमाल करना है यहाँ, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि इन अ वे आप कह रहे हैं कि दिस इज अ जनरेटिंग सीक्वेंस फॉर
FMs, this VMN. So this limit, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, this will be nothing but integral FI D, ये हो। यहाँ मुझे एक गड़बड़ लग रही है, ये आप थोड़ा सा, ये जो फॉर ईच फिक्सड आप लिख रहे हैं, फिक्सड काटिए यहाँ से, फॉर ईच एन ये आप देखिए तो हमें ये मिलेगा वहाँ से, बस इन द इवेंचुअली वी आर टेकिंग दिस एन गो टू इन्फिनिटी, तो इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है एज सच। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये मिलेगा। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं, हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें चाहिए और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, अब आप ऊपर एक इसमें तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ऊपर हमारे पास एक चीज़ अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ आपने देखा है कि फॉर ईच एन, इसको कोई लेबल आप दीजिएगा, इसको कोई लेबल दीजिएगा, लेट्स कॉल इट स्टार। स्टार में क्या देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं फॉर ईच एन गामा एन इज लेस देन और इक्वल एफ एन। इनफैक्ट आप मेरे ख्याल से डबल, चलिए ठीक है, यही स्टार का इस्तेमाल करेंगे नीचे, और इसे आप फिलहाल रखिए टेम्परेरली डबल स्टार। अब ये फ्रॉम स्टार, अगर आप देखेंगे वहाँ आप देख रहे हैं स्टार में gamma n is less than or equal to fn, and this is true for each n, तो n आप कुछ भी ले सकते हैं, I'll take I instead of n, तो मुझे ये मिलेगा gamma I will be less than or equal to fi, right, और ये होगा for this will be true for each I। ठीक, हल करिए from star for each I in the set of natural numbers this number holds, और यहाँ पर आप डबल स्टार का इस्तेमाल करिए। डबल स्टार सेज द इंटीग्रल दिस इज व्हाट, इट इज लेस देन और इक्वल, हो गया, इज लेस देन और इक्वल इंटीग्रल क्या मिलेगा बेसिकली, इंटीग्रल एफ टी म्यू, if I let this I go to infinity, ये मुझे पता है this would become what, this would become integral f, so integral f is less than or equal to, हाँ मिल गया, बस यही करना है आपको। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डबल स्टार इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर आप क्या करिए, इसके बाद वन लास्ट स्टेप, यू लेट दिस आई गो टू इन्फिनिटी, लेटिंग आई गो टू इन्फिनिटी, वी गेट
तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट्स प्रिजर्व इनइक्वालिटीज, आपको मिलेगा लिमिट I goes to infinity इंटीग्रल gamma sub I d mu, ठीक, is less than or equal limit I goes to infinity integral f sub I d mu, and this is less than or equal to, इसमें I है ही नहीं तो it will be integral f d mu. But what about this limit? क्योंकि आप कह रहे हैं ना gamma n is a generating sequence for f, so integral f will be basically what it will be, limit of integrals of gamma n's. तो ये जो लिमिट आप यहाँ देख रहे हैं नीचे, this is actually integral f d, ठीक. Now it's a what? It's a threefold inequality, rather twofold inequality. आप कह रहे हैं कि this is less than or equal to this and this is less than or equal to this. That is, they are equal actually. That is, अब यहाँ आप देख रहे हैं लिमिट I goes to infinity, you can write this as limit n goes to infinity because उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपको आप ये भी कह सकते हैं इंटीग्रल f d mu is equal to limit n goes to infinity integral gamma sub n, सॉरी नॉट gamma sub n, ये बेसिकली हम ये जो इनइक्वालिटी हम इसमें से एक तो ये रिटेन करेंगे, ये रिटेन करेंगे और ये रिटेन करेंगे, तो ये फिर इवेंचुअली इंटीग्रल f sub n d, और यही मुझे करना था. अब देखिए हमें दिखाना था f is an upper function and integral f is limit of integrals of f's. This proves it. ये आसान प्रूफ है इसका, बस मुझे यहाँ एक जगह शक हुआ था बट फॉर्चुनेटली कोई ऐसा कोई मसला नहीं था. इसमें बेसिकली ये है इसका इसमें जो मेन आइडिया है ना, मैथमेटिकल आइडिया, वो ये है, इस तरह से अगर आप करेंगे you'll get a generating sequence. ये भी अपने आप में ना एक टेक्निक है, आप ये सीखने चाहिए, आपने सीखनी है. इस तरह से अगर आप चीज़ों को, अगर आप इस तरह से कभी, मतलब ये आप किसी और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, यही मेरे कहने का मतलब है. ये नहीं होता है कि अगर आपने प्रूफ देखा तो ये बस आर्ग्यूमेंट्स बस वही उस प्रूफ तक ही रिस्ट्रिक्टेड होती है, नहीं, इन आर्ग्यूमेंट्स को आप कोई और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसके लिए आपने वो मैथमेटिकल आइडिया को कैप्चर करना होता है. और यहाँ मैथमेटिकल आइडिया ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है और अगर आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे, यू क्रिएट gamma n's लाइक दिस, these gamma n's, तो इन gamma n's में फिर ये प्रॉपर्टीज होंगी. बेसिकली अगर देखा जाए इसमें बस यही है, ये gamma n's को क्रिएट करना ही इसमें सब कुछ है. द मोमेंट यू क्रिएटेड these gamma n's, बाकी फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड था. ठीक, तो ये हो गया. अब मैं बस स्टेटमेंट लिख रहा हूँ लेविस थ्योरम का, ताकि ये आपके जहन में रहे ना कि, और मैंने आपसे ये भी कहा ना कि थ्योरम जो आज की सेकंड थ्योरम थी हमारी, दैट वाज एक्चुअली लेविस थ्योरम फॉर स्टेप फंक्शंस. दिस थ्योरम जो अभी हम कर रहे थे, दिस इज एक्चुअली लेविस थ्योरम फॉर अपर फंक्शंस. अब ये लेविस थ्योरम है क्या, तो मैं आप इसका स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ. लेविस थ्योरम, let x s mu be a major space and fn, n running from 1 to infinity, be a sequence. पहली थ्योरम में आपने जो सीक्वेंस ली थी, दैट वाज सीक्वेंस ऑफ, सॉरी जो सेकंड थ्योरम थी उसमें जो सीक्वेंस थी वो थी सीक्वेंस ऑफ स्टेप फंक्शंस. जो तीसरी थ्योरम थी आज की, उसमें जो हमने सीक्वेंस ली थी, that was sequence of upper functions. Now this is general case, so therefore it's going to be sequence of mu integrable functions.
सच दैट, और ये कोई ऑर्डिनरी सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए, एक तो इंटीग्रेबिलिटी होनी चाहिए इन एफएन्स में, और इसमें कुछ और भी होना चाहिए, सच दैट एफएन्स दे मस्ट इंक्रीज, should be true for every n in the set of natural numbers or more such that fn is less than or equal to this, and limit n goes to infinity integral, चूंकि these functions are integrable तो you can integrate them, और वहां से जो सीक्वेंस आपको मिलेगी that will be sequence of numbers, और चूंकि fn's are increasing so integrals will increase, so therefore it will be non-decreasing sequence of real numbers, so therefore the limit will exist. The condition is that the limit has to be a finite quantity. If this is less than infinity, then the Levi's theorem guarantees us, then we can find an integrable function f from x into r, ये कोई ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं होगा, इट विल बी इंटीग्रेबल फंक्शन, मतलब ये इंटीग्रेबल होगा सच दैट, दो प्रॉपर्टीज होंगे इस f में, such that these fn's they will converge pointwise to f, rather they will increase because they are increasing, और अगर मैं कह रहा हूँ they converge to f means they actually increase to f, this will be pointwise almost everywhere. ठीक, एक तो ये होगा these fn's will converge to f, and और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो नीचे होगी, क्योंकि ये इंटीग्रेबल है ना फंक्शन f आपका, सो यू कैन स्पीक अबाउट दिस इंटीग्रल f. ये थ्योरम आपको इसकी भी इंफॉर्मेशन देती है, इट टेल्स यू दैट दिस विल बी एक्चुअली लिमिट n goes to infinity इंटीग्रल fn, ठीक, और चूंकि f इज लिमिट ऑफ fn, तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट n goes to infinity fn, ये आ गया आपका f, then integral f will be integral limit. Basically, theorem again tells us that we can commute the integral and the limit. Integral of limit is limit of integrals. ये दो चीज़, we can find an integrable function f, and the integral of that integrable function f will be the limit of integrals. Basically, ये f एक तो integrable है, and these fn's are converging to f. तो इसमें कुल मिला के फिर कितनी, इसमें तीन चीजें हैं बेसिकली यहाँ कंक्लूजन में ना, f is integrable हो गई एक चीज, fn's converge to f point wise हो गई दूसरी चीज, और तीसरी ये integral f will be limit of integrals of fn's. This is the LEVIS. इसका प्रूफ इंशाल्लाह हम अब कल देखेंगे. और इस प्रूफ के लिए हमें ये ऊपर वाले दो रिजल्ट्स का इस्तेमाल करना है. विदाउट दीज टू रिजल्ट्स ये आप नहीं कर सकते LEVIS थ्योरम. ये इंशाल्लाह हम कल देखेंगे. कोई क्वेश्चन तो नहीं है आज के लेक्चर के रिलेटेड? चलिए फिर ठीक है, खुदा हाफिज.